हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव का एक मॉडल सेट लेके आए हैं जो 2025 में 12th बोर्ड की एग्जाम होने वाली है उसके लिए जारी हुआ है। ये मॉडल सेट के माध्यम से हम लोग को ये पता चलेगा कि 12th बोर्ड का एक जो एग्जाम होने वाली है उसका पैटर्न क्या रहने वाली है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा, कौन सा कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक पैटर्न क्लियर होगा। दूसरा ये क्लियर होगा ना कि किस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग का फाइनल एग्जाम में। तो ये मॉडल सेट अति आवश्यक है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है ना जो मॉडल सेट से डायरेक्टली फाइनल एग्जाम में आती है, तो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा पैसेज को कैसे हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि देखिए पैसेज को बहुत लोग सॉल्व करना नहीं जानते हैं। तो पैसेज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके मेरा 12th बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया रहता है, खंड का। इसमें जो है ना पैसेज दिया रहता है, और ये पैसेज को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका क्या है, पहले जो इसमें क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, पैसेज को ध्यान से पढ़ लेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करेंगे। अगर हम पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो देखिए क्या है पैसेज। देखिए, प्राकृति प्राकृति जो है जीवन का आधार है। यानी मतलब क्या है कि जो प्राकृतिक नेचर जो होता है वो जीवन का क्या है, आधार है। लेकिन वर्तमान समय में इस प्रकृति को क्या कर रहा है, अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। जैसे पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिक विकास के कारण, औद्योगिक मतलब जो उद्योग का जो विकास हो रहा है, इसके कारण भी पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई गई है। तो जो औद्योगिक विकास हुआ है उससे भी पर्यावरण क्षति हो रहा है, क्योंकि देखिए उद्योग से निकलने वाला कूड़ा कचरा सब इधर उधर फेंक देते हैं, है कि नहीं। तो उससे भी क्षति होता है। इसके अलावा क्या बोला है, जिसके दुष्परिणाम केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। और ये जो दुष्परिणाम हो रहा है ना, उस दुष्परिणाम का जो रिजल्ट है वो अभी तो भुगत ही रहा है। इसके बाद जो आने वाला पीढ़ी है ना वो भी भुगतेगा। हमारी जिम्मेदारी है, क्या हमारी जिम्मेदारी है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें। क्या करें, सामंजस्य स्थापित करें और संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करें। और संसाधनों को विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण मतलब क्या होता है, जो उचित हो उतना ही उपयोग करें, बेकार में ना बर्बाद करें, आने वाले पीढ़ी को लिए भी बचा के रखना चाहिए। इस तरह से यूज करने को विवेकपूर्ण उपयोग बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन पे। देखिए इसी में से आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, प्राकृतिक का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है। तो आप लोग देखिए ना, शिक्षा के अभाव के कारण नहीं, वैज्ञानिक अनुसंधान के कारण नहीं, यहाँ पे बोला गया था औद्योगिक विकास के कारण। आप लोग पढ़े थे पैसेज में लिखा हुआ था ना कि औद्योगिक विकास के कारण प्राकृतिक का प्रदूषण हो रहा है, अत्यधिक दोहन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक दोहन, तकनीक प्रगति और औद्योगिक विकास, ये हो जाएगा पहला का आंसर। ठीक। आप लोग पैसेज देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना औद्योगिक विकास के कारण। देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण में गंभीर क्षति पहुंचाई जा रही है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंच रहा है। तो पर्यावरण का नुकसान जो है ना किस प्रकार पहुंच रहा है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके नहीं, विवेकपूर्ण उपयोग कर से करके क्या होगा, ये नुकसान नहीं, ये फायदा होगा। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से, हाँ ये पर्यावरण में नुकसान हो रहा है, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिखा हुआ था ना, जल प्रदूषण वायु प्रदूषण, एक अलावा औद्योगिक, ये सब जो है ना नुकसान पहुंचाता है। अगला है, प्राकृतिक के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखना। क्या है, संतुलन बनाए रखना, लिखा हुआ था ना कि संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य को वनों की कटाई करना चाहिए, कटाई का बढ़ावा देना चाहिए, नहीं इससे तो और पर्यावरण बिगड़ जाएगा। औद्योगिक विकास का प्रोत्साहन, औद्योगिक विकास से तो प्रदूषण हो रहा है ना, तब प्रोत्साहन ज्यादा नहीं करना चाहिए। प्रकृति के साथ सामंजस्य, हाँ ये बोला गया था कि प्रकृति के साथ, लास्ट में क्या बोला गया था कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। तो ये जिम्मेवारी है हमारी। तो यहाँ पे अगर ये पैसेज देखिए कितना आसान पैसेज दिया, इसी तरह का आपका फाइनल एग्जाम में भी रहेगा। इसको ध्यान से पढ़ना है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन करना है। 4 क्वेश्चन रहेगा एक पैसेज से। ठीक। अब हम लोग सेकेंड पैसेज पे आते हैं। सेकेंड पैसेज जो रहेगा ना,
उपपद के फॉर्म में रहेगा, ये दोहा के रूप में। इसको भी ध्यान से पढ़ना, ये भी ज़्यादा टफ होता नहीं। पृथ्वी पर मानव का जीवन, पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति की अनुपम देन। मतलब पृथ्वी पर मानव के जीवन जो है ना, प्रकृति का देन है। वृक्ष, नदी, पर्वत, सागर, सब में बसता सृष्टि जतन। यदि करेंगे हम इनका दोहन, मतलब इसको हम अगर नुकसान पहुंचाते हैं, खो देंगे सब स्वाभाविक धन। तो जितना भी स्वाभाविक धन है सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सोच समझ कर कदम उठाए, इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तभी बचेगी धरती जंजर, तभी धरती पर ये सब बच सकती है। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्या बोला है, पदांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव का जीवन किनकी देन है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पृथ्वी पर मानव का जीवन प्रकृति की अनुपम देन है। तो क्या हो जाएगा, प्रकृति की अनुपम देन, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसे सृष्टि का जतन बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया था ना, वृक्ष, नदी, पर्वत, ये सबको क्या बोला गया है कि ये पृथ्वी का क्या है, सृष्टि का ये जतन है। क्या है, जतन है। 7वां नंबर आते हैं। यदि प्रकृति का दोहन किया गया तो क्या होगा। यदि प्रकृति का दोहन किया गया ना, तो पृथ्वी का स्वाभाविक धन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये बात तो लिखा हुआ था ना। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि यदि हम इसको दोहन करेंगे ना, तो सब स्वाभाविक धन क्या करेंगे, खो देंगे। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। धरती को बचाने के लिए पदांशों में क्या सुझाव दिया गया है, सोच समझकर कदम उठाने के लिए। क्या बोला गया है कि सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। हम लोग चलिए देखते हैं। लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, सोच समझ के क्या उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, तभी बचेगी हमारी जनधन। और ये 4 क्वेश्चन रहता है पद से, टोटल 8 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग का जो है ना, ये आलेख फीचर जो है ना, उससे देते हैं कुछ क्वेश्चन। अभिव्यक्ति का जो माध्यम है उसमें हम लोग समझते हैं। पहला, व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार के पत्र हैं। तो हम लोग समझते हैं व्यक्तिगत पत्र किसको बोलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति, मित्र या दोस्त यार के पास जो पत्र लिखते हैं ना, वो एक व्यक्ति के पास लिखते हैं, तो वैसा पत्र को व्यक्तिगत पत्र बोलते हैं। और जो व्यक्तिगत पत्र होता है ना, उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। लेकिन जैक बोर्ड ने इसका आंसर औपचारिक दे दिया है। कार्यालय पत्र जितना होता है ना, कार्यालय पत्र, इसका जो आंसर होता है ना, वो होता है औपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर जिसको बोलते हैं। ये अनऑफिशियल लेटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो यहाँ पे शब्दों का सही उच्चारण क्या है, रचनात्मक लेखन के लिए शब्दों का सही उच्चारण होना चाहिए, तब उसको बोला जाता है कि ये रचनात्मक लेखन है। मुद्रित माध्यम में का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। देखिए, जब भी मुद्रित, मुद्रित मतलब क्या होता है, जब उसको छापा जाता है तो उसको बोलते हैं मुद्रित माध्यम। और ये मुद्रित माध्यम के सबसे बड़ा तत्व क्या है कि लेखन, उसको लिखना पड़ता है तब वो मुद्रित किया जा सकता है। बिना लिखे हुए मुद्रित होता है, बिना लिखे हुए किसी को छाप सकते हैं, नहीं छाप सकते हैं। तो उसमें क्या जरूरी है, लेखन जरूरी है। जैसे पेपर छपता है ना, उसी को बोलते हैं मुद्रित माध्यम। अगला है 12th नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम में जो उपकरण आता है ना, यहाँ पे देखिए, ये पुस्तक हो गया, पोस्टर हो गया, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया। ये पुस्तक तो छपता है, पोस्टर भी छपता है, समाचार पत्र भी छपता है, लेकिन रेडियो कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है कि नहीं। अगला है, सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। सामूहिक संचार किसको बोलते हैं, जब कोई बात को एक ही समय में बहुत लोगों के तक पहुंच जाता है तो उसे सामूहिक संचार कहते हैं। जैसे मोदी जी ने अनाउंस किया कि 25 जनवरी को ये पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा। अब ये न्यूज़ जो है ना, एक व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता है, लगभग पूरा भारत में पहुंच जाता है। तो वैसा संचार को जन संचार कहा जाता है या सामूहिक संचार कहा जाता है। एक समूह में संचार हो रहा है, जन संचार हो गया, पूरा में पहुंच गया तो जन संचार हो गया, और एक समूह में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, सामूहिक संचार। और सामूहिक संचार का जो उद्देश्य होता है,
शिक्षा प्रदान करना भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए कहीं कोई शिक्षा का बात हो रहा है, वहाँ पे भी क्लास है, बहुत लोग हैं, वहाँ पे कोई शिक्षा दिया जा रहा है। सूचना देना हो सकता है, कोई चीज़ का सूचना दिया जाए। मनोरंजन करना हो सकता है कि हम लोग ऐसा जगह पे बैठे जो मनोरंजन के लिए गए हैं, तो ये तीनों हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इंटरनेट किस प्रकार का संचार है? इंटरनेट, तो देखो इंटरनेट जो है ना, मुद्रित माध्यम तो है नहीं। मुद्रित किसको बोलते हैं? जो छपता है। मुद्रित किसको बोलते हैं? जो छपता है। अगला है दृश्य माध्यम। क्या इंटरनेट को हम लोग देखते हैं? नहीं, इंटरनेट पे जो कार्य होता है उसको हम देख सकते हैं। पारंपरिक माध्यम, पारंपरिक मतलब होता है जो बहुत पूर्वज से चला आ रहा है। क्या इंटरनेट बहुत पहले से चला आ रहा है? नहीं, वो ज़्यादा पहले से इसका विकास नहीं, अब और खूब ज़्यादा, जब से ये जियो फ्री हो गया था ना, तब से इंटरनेट का तो और ज़्यादा विकास हो गया है कि नहीं। ये एक तरह का डिजिटल माध्यम है। क्या है? डिजिटल माध्यम है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है? देखिए टीवी पर जो समाचार दिया जाता है ना, क्या मुद्रित होता है? छपाई वाला, लिखा हुआ? नहीं। क्या केवल सुनते हैं? नहीं, उसमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो कैसा है? श्रव्य एवं दृश्य दोनों है। दृश्य मतलब दिखता भी है, श्रव्य मतलब सुनते भी है। देखते और सुनते दोनों है। समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यहाँ पे जो समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ है, सस्ता होना। हाँ, सस्ता तो 2-4 रुपये में मिल जाता है। हमेशा उपलब्ध होना। हाँ, हमेशा उपलब्ध, रोज आता है। विस्तृत जानकारी देना। हाँ, ये भी सही है, विस्तृत जानकारी दिया जाता है। थोड़ा सा हिंट देगा, बोलेगा अगला पेज में इसका डिटेल से जानकारी दिया गया है। तो ये सभी है समाचार लेखन का सबसे बड़ा लाभ। एक अलावा समाचार लेखन का एक लाभ क्या है? स्थायित्व है। उसको हम कितना दिन तक भी रख सकते हैं। देखिए जो होता क्या है, कभी मान के चलिए किसी को 10th में अच्छा नंबर आ गया या 12th में अच्छा नंबर आ गया, उसका पेपर में नाम आ गया, वो पेपर को शादी तक बचा के रखता है। कितना साल उस पेपर को संभाल के रखता है कि नहीं, फोटो को हम इसको दिखाएंगे, फोटो को उसको दिखाएंगे, है कि नहीं। तो अस्थायी तो होता है। ये था आप लोग का आलेख लेखन फीचर, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम लोग का जो चैप्टर का जो दोहा या कहानी है, पोयम है, उसका जो संबंधित क्वेश्चन पूछता है वो आता है। टोटल 30 एमसीक्यू रहते हैं, जिसमें 16 इधर से हो गया, बचा कितना? 14 क्वेश्चन और, है कि नहीं। अब हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। कैसे पढ़िए? ध्यान पूर्वक पढ़िए। कूटज क्या केवल जी रहा है? यहाँ पे आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे कूटज, नहीं पढ़े होंगे तो इसमें देखिए इसी से सब क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको हम लोग देखते हैं। कूटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कूटज जो है ना, एक पौधा है जो क्या बोला है कि केवल क्या कूटज जी रहा है? नहीं, वो अपने मेहनत के बदौलत, अपने बल के बदौलत, अपना संघर्ष के बदौलत जहाँ पे है वो वहीं पे है। दूसरे के यहाँ कोई भीख मांगने नहीं जाता है। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। मतलब देखिए, जैसे कहने मतलब क्या है कि जैसे होता क्या है कि कोई गया तो ऐसा नहीं कि डर से वो अधमरा हो जाता है, मरा जैसा हो जाता है। नहीं, जिस तरह से जी रहा है वैसा ही जीता है। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता। ये जो है ना, नीति और धर्म कोई किसी का भी उपदेश नहीं देता है। फिरता अपनी उन्नति के लिए, और ये जो है ना, हमेशा वो अपने उन्नति के लिए जीता है। अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। ये किसी के सामने जो है ना, पाँव नहीं फैला, हाथ नहीं फैलाता है, किसी का गुलामी नहीं करता है। दूसरों को अपमानित, अपमानित हो गई, अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशमद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोड़ता। बगले नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता। मतलब इस कूटज के बारे में जो है ना, कोई नहीं जानता है, पूरा अकड़ के जीता है कि नहीं। मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। ये स्वार्थ किसी पे नहीं रखता है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय हो, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोलहास ग्रहण करे, हार मत मानो। मतलब जैसा प्राकृतिक तुमको दिया है उसी में खुश रहो। दूसरे को देख करके
खुश होने का ज़रूरत नहीं है, आप प्रसन्न होने का ज़रूरत नहीं है। जैसा आप लोग को दिया है ज़िंदगी उसी में खुश रहने का कोशिश करना चाहिए, किसी के आगे भीख नहीं माँगना चाहिए। ये कूटज का कहना था। कूटज एक पौधा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है कि कूटज के बारे में लेखक ने क्या बताया? कूटज के बारे में लेखक ने क्या बताया? तो देखिए, कूटज जो है ना उन्नति के लिए दूसरों से मदद मांगता है, गलत बात। वो किसी से मदद नहीं मांगता था। कूटज शान से जीता था, हाँ सही बात है, शान से जीता था और अपने कर्तव्यों को निभाता था, हाँ ये सही है। कूटज किसी के द्वार पे भीख मांगता था? नहीं। कूटज केवल खुशमत था? नहीं, ये दोनों था, दुखी भी खुशमत दोनों था। कहने मतलब क्या है, ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 18 नंबर आते हैं हम लोग। लेखक के अनुसार कूटज किस तरह से जीता है? वह अफसरों का जूता चाटता है? नहीं। वह दूसरों को अवमानित करता है? नहीं। दूसरे से ये मतलब नहीं रखता था, ऐसे नहीं कि दूसरे को अपमानित कर। वह शान वह शान से और बिना किसी स्वार्थ से जीता था, हाँ ये सही है। अगला क्वेश्चन है, कूटज किस प्रकार के सिद्धांतों से प्रेरित था? तो कूटज जो था ना स्वार्थ और अपमान के सिद्धांत, नीति धर्म और शान, हाँ नीति धर्म और शान के सिद्धांत से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लेखक ने भीष्म पितामह की अवधूत की भाषा में क्या संदेश दिया है? तो यहाँ पे ख्याल रखना है कि सुख या दुख, प्रिय या अप्रिय, जो भी मिले उसे शान के साथ स्वीकार करना चाहिए, ये संदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को और आसान बना दिया गया है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता ना तो थोड़ा सा टफ लगता, लेकिन यहाँ पे पैसेज के रूप में क्वेश्चन पूछ रहा है तो और आसान कर दिया है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, श्रमित स्वपन की मधुमाया, श्रमित स्वपन का मधुमाया, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाता है। ठीक, सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाता है। जैसे कोई सपना देखते हैं तो उसमें भ्रम या उलझन आ जाता है कि नहीं ये होगा ये होगा, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेरी यासा यह बावली, तूने खो दी सकल कमाई, पंक्ति में किसकी आलोचना की गई है? तो इस पंक्ति में जो है ना अपनी यासा की आलोचना की गई है। ये देखो यासा जो है ना वो बावली है। तूने खो दी सकल कमाई, मतलब तूने क्या की, सारा कमाई खो दी। तो ये अपनी आशा की आलोचना किया गया है। ये आशा हम रख रहे थे ये होगा लेकिन नहीं हुआ, है कि नहीं। अगला क्या क्वेश्चन है, गहन विपिन की तरु छाया में, क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अंधेरे में घिरी हुई कठिनाइयाँ। क्या है? अंधेरे में घिरी हुई कठिनाइयाँ। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। प्रस्तुत पदांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है देवसेना के गीत से। किससे लिया गया है? देवसेना के गीत से। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? मतलब वैसा कवि कौन है जो छंद मुक्त प्रवर्तक कवि कहे जाते हैं? तो वो कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किस शहर में बसंत अचानक आया था? तो वो शहर का नाम क्या है? उस शहर का नाम है बनारस। बनारस में जो है ना बसंत क्या था, अचानक आया था। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे ना तो उसमें क्लियर आप लोग समझ जाइएगा कि बसंत में अचानक आया था। बनारस एक शहर है, वहाँ पे जो बसंत आया था ना वो अचानक आया था। लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। अगला है कि प्रेम धन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? और ये प्रेम धन की छाया स्मृति जो है ना वो एक स्मरणात्मक है, वो स्मरण करके लिखा गया है, याद करके लिखा गया है। अगला है हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका नाम क्या था? तो ये दोनों जो रहते थे ना उस गांव का नाम था जलालगढ़। क्या नाम था? जलालगढ़। क्या थी बड़ी बहुरिया जो थी ना, वो एक अमीर घर में, मतलब एक राजा के घर में इसका विवाह होता है और इसका जो पति होते हैं ना वो मर जाते हैं। इनका दो पति के दो भाई और होते हैं। दोनों भाई जो है ना जब इसके भैया मर जाते हैं
तो ये दोनों भाई बाट उठ करके बड़ी बहुरिया को दे रख देते हैं, ये दोनों चल जाते हैं शहर। और अकेले जो है ना, ये बड़ी बहुरिया महल में रहती है। और पहले तो रानी थी, तो रानी का काम था कि चलो ये पहले केवल सज धज के रहती थी, किसी के सामने भीख ऊख नहीं मांगती थी, पैसा खूब रहता था। लेकिन जब इसके पति मर गए थे ना, तो कोई खिलाने वाला था नहीं, तो बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। लोग कर्ज मांगने के लिए रहते थे, और ये जो थे ना, केवल बथुआ साग खा करके पूरा जिंदगी गुजारती थी। और हरगोविंद कौन था? तो हरगोविंद जो है ना, एक संदेश वाहक था, संदेश पहुंचाने का कार्य करता था। मतलब किसी का बातों को जहाँ भेजाना रहता था, जैसे अभी पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम क्या करते हैं, एक लेटर के माध्यम से कोई चीज बताना रहता तो बताते, लेकिन ये हरगोविंद जो था ना, संदेश को ले जा करके दूसरी जगह तक पहुंचाते। बड़ी बहुरिया जो थी ना, इससे संदेश भिजवाई थी अपने मायके। ये कने रहती थी? तो जलालगढ़ में रहती थी। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? तो सूरदास की झोपड़ी जो है ना, ये रंगभूमि का अंश है। किसका है? रंगभूमि का ये अंश है। अगला क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। बिस्कोहर की माटी पाठ का लेखक कौन है? तो बिस्कोहर की माटी सूर्यकांत त्रिपाठी। बिस्कोहर की माटी कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। अब अगला जो चैप्टर आता है ना, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ से सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।